ये कानून वापस होगा, ये हमारा नहीं हुआ तो ये कानून वापस होगा। लोकतंत्र के अंदर कोई चीज़ हतमी नहीं होती है, बादशाहत नहीं है यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं है कि जो फैसला हो गया वो फैसला हो गया। लोकतंत्र है ना, आज है आप कल नहीं होंगे। क्या आप हमेशा परमानेंट रहने के लिए आएंगे यहाँ पे? आप नहीं पास करेंगे, अगली हुकूमत पास इसको ख़त्म करेगी। ये कानून वापस होगा, ये हमारा 100% यकीन है। और वक्फ बिल को लेकर के क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए एडवोकेट मुजीबुर रहमान भी मौजूद हैं। आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या कुछ हुआ है और क्या उम्मीद अब आगे नज़र आ रही है मुजीब साहब? देखिए, कोर्ट में आज जो है कोर्ट जो रिटायर होने जा रहे हैं चीफ जस्टिस खन्ना साहब, उनका पहला मुद्दा यही है कि भाई ये जो मैटर है इसको टाइम चाहिए। मैं कोई जजमेंट रिजर्व नहीं कर सकता क्योंकि उसमें भी मुझे टाइम चाहिए और जो काउंटर एफिडेविट्स हैं और जो रिजॉइंडर्स हैं उसके लिए भी टाइम चाहिए स्टडी के लिए। सो इट विल बी बेटर कि जो नई बेंच आएगी वो इसको सुनवाई करे। तो इसके लिए एक एडजमेंट दे दिया गया और जिस पर हम लोगों ने एग्री किया क्योंकि बिल्कुल ऑब्वियसली टाइम चाहिए। लेकिन मुजीब साहब जो इस वक्त अगर देखें तो सरकार की तरफ से हलफनामा जो एफिडेविट दायर किया गया है उसमें खुले तौर पर उसमें ये कह दिया गया कि वक्फ का जो मामला है वो धार्मिक मुसलमानों से रिलेटेड है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल कहा गया है और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कही गई हैं, उसका हमने जवाब दिया है। उसका भी जवाब दिया है। 1300 पेज के तकरीबन वो फाइल किया गया है काउंटर एफिडेविट। उसमें कहा गया है कि ये 2 लाख लोगों से हमने कंसल्ट करके बनाया है, कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी इसके ऊपर बैठ चुकी है, तो इसमें कोई स्क्रूटनी का कोई चांस बनता ही नहीं है। और ये तो प्रॉपर्टी का मामला है, मुसलमानों की उसका मामला नहीं है, तो मैनेजमेंट का मामला है। ये लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं और प्रॉपर्टी इनकी बढ़ती चली जा रही हैं, उसको हम जो है मैनेज कर रहे हैं। नहीं, प्रॉपर्टी अगर बढ़ती चली जा रही है तो वो चाहे वक्फुल्ला हो या फिर वो वक्फुल औलाद का मामला हो, तो क्या वक्फ बिल्कुल है ही नहीं, कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं? क्या इस सरकार ने ये साबित करना चाहे अपने एफिडेविट में? देखिए, ये इस बिल के अंदर बहुत बड़ी कमियां हैं। तभी पहली ही डेट के ऊपर ये इतिहास में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी बिल के ऊपर बोला कि मैं इस पर स्टे लगा दूंगा अगर आपने अपना जो है मैं स्टे लगाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू डिक्टेट द ऑर्डर। पहली डेट के ऊपर जस्टिस CJI खन्ना ने ये बोला था। तब तुषार मेहता ने टाइम मांगा था कि भाई मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे दें, हम नेक्स्ट वीक आएंगे। तो उन्होंने आके वो विड्रॉ कर लिए थे सारी चीज़ें जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन था कोर्ट को। तो ये यहाँ पर ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही हैं वो एक्चुअल में क्या चीज़ है। वो 2013 में कमेंडमेंट आया था वाजपेयी गवर्नमेंट में। उन्होंने ये कहा था कि हमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका 6 महीने के अंदर अंदर सर्वे होना चाहिए और उनको एक डिजिटाइजेशन होना चाहिए। तो वो डिजिटाइजेशन जब हुआ तो जो एक सॉफ्टवेयर बना, एक वेबसाइट बनी, उसमें वो डाली गई सारी चीज़ें। तो जब डाली गई तो बढ़ी, लेकिन वो एक्चुअल में तो वही थी। यानी डाली गई वक्फ की प्रॉपर्टीज अपलोड हुआ डेटा नेट पर आया, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो वक्फ की बढ़ रही है। वंस अ वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, इसको कंसीडर अदालत भी करती है। तो वो कैसे बढ़ जाएगी? वक्फ की जो भी लैंड है 9 लाख करोड़ एकड़ या जितना भी है वो वही रहेगा ना। बिल्कुल, लैंड तो वही है। बल्कि मैं फरहान भाई मैं कहूँगा कि लैंड एक्चुअल में तो कम हो रही है। जो डे बाय डे कब्जा हो रही है, सरकार कब्जा रही है या कुछ भी डिस्प्यूट में डाली जा रही है, लैंड तो कम हो रही है। लेकिन जो वो नंबर बढ़ा है, वो क्या नंबर बढ़ा है? वो सर्वे बढ़ा है। जो जिसको हमने डेटा अपलोड करा, डेटा अपलोड को बोला जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी बढ़ गई। प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी, सिर्फ डेटा अपलोड हुआ है उसका। एक चीज़ और कही है हलफनामे में कि ये संसद में बहुमत से पास कराया गया कानून है। इस बात को क्या समझा जाए? हाँ, ये कहा कि संसद से बहुमत में। ये कोर्ट को 2 तरीके से हो सकता है। मैं नहीं कहूँगा ये क्या है, कोर्ट को जो है धमकी है या कोर्ट को जो है बताया गया कि आप इसका राइट नहीं रखते, क्योंकि कोर्ट का तो राइट है। अब मैं कहता हूँ 543 MP भी अगर पास कर दें किसी जजमेंट को, और तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी कि वो जब चाहे स्ट्राइक डाउन कर दे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना बेसिक जो है ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की। तो अगली डेट जो है वो 15 मई रखी गई है और 13 तारीख को जस्टिस संजीव खन्ना का रिटायरमेंट है, क्योंकि जस्टिस BR गवई देखेंगे और उन्हीं की बेंच को ये रेफर किया गया है। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। इस वक्त मेरे साथ में सीनियर एडवोकेट शाहिद अली जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। शाहिद साहब, अब क्या आगे आपको नज़र आ रहा है, और जिस तरह से अब जस्टिस BR गवई के बेंच को ये रेफ़र कर दिया गया है और सरकार ने जो एफिडेविट दिया है उससे कितने मुत्तफिक हैं? देखिए, आपके 3 सवाल हैं। हमें लगता है कि ये जो कानून है, चूँकि ये कुतर्कों पर आधारित है, ये 100% खारिज होगा इंशाल्लाह। और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी इसकी समाज जिस दिन पूरी हो जाएगी पूरी का पूरा खारिज होगा। जो दूसरा आपका सवाल है जस्टिस गवई साहब वाला, चूँकि जस्टिस खन्ना साहब रिटायर हो रहे हैं 14 तारीख को, तो उसके बाद में उनकी अध्यक्षता में कमेटी जो भी बेंच बनेगी, और चूँकि इसकी हियरिंग लंबी चलनी है,
चीफ जस्टिस खन्ना साहब का कहना था कि इसकी हियरिंग लंबी चलेगी, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए फिर तमाम वकीलों से ऑब्जेक्शन लिया गया। आपको ऑब्जेक्शन है तो बताइए, नो ऑब्जेक्शन है तो बताइए कि किसी और को अगर इसको दे दिया जाए सुनवाई के लिए। तो तमाम वकीलों ने कहा जी हम तो ये चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि आप भी इसको सुने, लेकिन जब टाइम की पॉसिबिलिटी है, आप रिटायर हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें नो ऑब्जेक्शन है, पूरी तरह से हमारे को ऑब्जेक्शन नहीं है इस पर कि जस्टिस गवई साहब की इसकी बेंच को सुने। लेकिन तब तक स्टेटस को मेंटेन रहेगा। और जो वक्फ में ये कहा जा रहा था कि जो हिंदुओं के या गैर मुस्लिमों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी, सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। पिछला जो आदेश है सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है ज़रा सा भी। ना तो किसी की नियुक्ति होगी गैर मुस्लिम की या किसी और अदरवाइज़, ना वक्फ यूज़र को जो चेंज करने की इनकी साजिशें थी वो होंगी, ना डीएम की कोई पावर होगी। तो जिस तरह से पिछली बार का जो स्टे था या जो एश्योरेंस था भारत की सरकार का, वो एश्योरेंस को कंटिन्यू रखा गया है, ऐसा ही रहेगा। और ये जो करना चाहते थे इस एक्ट के ज़रिए, ये करना ये चाहते थे, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि साहब आप डीएम को पावर दे रहे हो टाइटल डिसाइड करने के लिए, टाइटल डिसाइड करना तो कोर्ट का काम होता है, तो आप कोर्ट की पावर कैसे दे सकते हो एग्जीक्यूटिव को। फिर दूसरी बात उसके अंदर ये थी कि आप बताइए क्या बात है, क्या मजाक है कि आप डीएम किसी भी हमारी कब्रिस्तान पे खड़ा होगा जो 100, 200, 500 साल से अस्तित्व में है, कहेगा साहब मुझे लगता है ये वक्त नहीं है, और वो उसी वक्त से उसका स्टेटस वक्त का ख़त्म हो जाएगा, वो सरकारी ज़मीन बन जाएगी और उसका कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है उसका। और उसके बाद में डीएम साहब इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करने की कोई टाइम सीमा तय नहीं है, वो 10 साल में करें, 100 साल में करें, तो आपकी तमाम वक्त प्रॉपर्टी तो छिन गई ना। इसी तरह से इसके अंदर ये था कि जो हिंदूज़ को इसमें इंक्लूड कर रहे थे, उसमें कहा जी हम 2 को इंक्लूड करेंगे, लेकिन तादाद 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, इस तरह का इन्होंने बनाया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप बताइए किसी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो एक ले आइए, एग्जाम्पल दे दीजिए। तो जो भारत सरकार क्लेम करती थी हम 10 साल से कर रहे हैं साहब, तमाम चीज़ों में है, सब कुछ है, वो एक एग्जाम्पल नहीं दे सके, अगले दिन भी नहीं दे सके। उसके अब जो काउंटर एफिडेविट दिया उसमें भी नहीं दे सके एक भी एग्जाम्पल कि किसी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई गैर हिंदू हो। तो बताइए ना क्या मजाक है कि आप मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाएंगे, हिंदुओं के लिए अलग बनाएंगे, ये तो मना करता है हमारा। शाहिद साहब जो है जिस तरीके की बात बता रहे हैं, रियलिटी यही है, सच्चाई पर मबनी है कि क्या किसी हिंदू एंडोमेंट एक्ट के बोर्ड के तहत या फिर जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होती है या क्रिश्चियन कैथोलिक कमेटीज़ होती हैं, क्या उसमें कोई मुसलमान होता है? अदालत इस चीज़ को भी देखेगी। लेकिन क्योंकि वक्फ बोर्ड का मामला है, मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर किसी गैर मुस्लिम की कैसे एंट्री, एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त में जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल राज़िक भी जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे, जो अदालत में हलफनामा दिया गया उसमें साफ तौर पर तो ये कह दिया गया कि वक्फ का जो मुस्लिम धर्म है उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। असल में आप जानते हैं कि सरकार कितना झूठ बोलती है, और फिर ये सरकार कौन होती है डिसाइड करने वाली कि मजहबी मामला है या नहीं है। मुसलमानों का मामला है तो ये तो मुस्लिम उलमा जानेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी जानेगी कि हमारा मजहबी मामला है कि नहीं है। झूठ बोल रही है, हमारा मजहबी मामला है। शुरू से आज तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से वक्फ चला आ रहा है, और हज़रत उस्मान गनी ने वक्फ किया है, मस्जिदें जो बनाई गई है वक्फ करके बनाई गई है। तो झूठ बोलती है, हमेशा झूठ पर ये सरकार चल रही है। मजहबी मामला सरासर है, उसके ऊपर पहले भी बयान आ चुके कि हमारा मजहबी मामला है, वक्फ का ताल्लुक मजहब से है और हदीसों में इसका तज़किरा है। लेकिन गवर्नमेंट ने झूठा हलफनामा दिया, हमें लगता है कि हलफनामा इनका चल नहीं पाएगा। अगले जो जज आएंगे और वो इसमें हमें उम्मीद है कि हमारी उम्मीदों के एतबार से फैसला आएगा, सच्चाई के मुताबिक फैसला आएगा। नहीं, लेकिन अब जिस तरीके की बात सामने आ गई है, इन्होंने ये भी कह दिया है कि पार्लियामेंट में ये कोई बाय हुक और बाय क्रूक पास नहीं कराया गया, बल्कि ये जो है वो पूरी मेजॉरिटी से पास किया गया है। मेजॉरिटी से पास किया गया है, लेकिन ये जो आइन है, दस्तूर, उसके खिलाफ किया गया है। जो दस्तूर के अंदर मजहबी आज़ादी दी गई है तमाम मजहब के मानने वालों को, तो ये तो मजहब की आज़ादी को छीनने वाली बात है। दफ़ा जो उसके अंदर 25 और 26 है, तो मजहब ने हमें आज़ादी दी है, वो मजहबी आज़ादी तो ये छीनना चाह रहे हैं, वो कहाँ बाकी रहेगी। तो ये तो खुद आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। क्या नज़र आ रहा है अब आगे आपको? उम्मीद है कि हमारी उम्मीद के एतबार से हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। वक्फ बोर्ड जो है हमारे एक इदारा है, वो हमारा बाकी रहेगा, उसकी ज़मीनें बाकी रहेगी। गवर्नमेंट छीनना चाहती है ज़मीनों को, उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। चलिए, तो तमाम पिटीशन जितनी दायर की गई हैं उनमें से एक जमीयत उलमा हिंद की भी थी, और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ में कासिम रसूल इलियास साहब जुड़ रहे हैं। कासिम साहब, आज के इस कोर्ट की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 जो एफिडेविट फाइल किया गया है उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहाँ तक आज की हेयरिंग का ताल्लुक़ है, आज तो हेयरिंग हुई नहीं सिरे से। बात सिंपल ये हुई कि जब चीफ़ जस्टिस आए तो उन्होंने वकीलों के सामने ये बात रखी कि चूँकि मैं रिटायर होने जा रहा हूँ और अब इस केस को मैं तफसील से सुन नहीं सकता हूँ, तो क्यों ना अगली चीफ़ जस्टिस के हम हवाले कर दें। सब लोगों ने एग्री किया, तो अगली डेट 15 तारीख तय हुई है।
तो आज तो बहरहाल ज़ाहिर है कि इससे ज़्यादा कोई सुनवाई नहीं हुई है। जहाँ तक सरकारी हलफनामे का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल ये कि हिंदुस्तान की तारीख़ में इतना झूठा, कज़्ब-बयानी मबनी, दरोगोई पे मबनी और पूरी जुडिशरी को धोखा देने वाला जो हलफनामा हो सकता था वो ये हलफनामा है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमें जवाब देना है ना, तो हमने जवाब दिया है, हमने साबित किया है कि ये कितना झूठा हलफनामा है। क्या है झूठ उसमें? झूठ ये है कि उसमें ये बताया गया कि 2013 में जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी वो 3 गुना 4 गुना बढ़ गई है। हमने साबित किया है कि 2013 में अगर एक प्रॉपर्टी थी तो आपने उसको 3 हिस्सों में टुकड़े में दिया है। एक प्रॉपर्टी थी जिसमें मस्जिद भी थी, कब्रिस्तान भी था और ईदगाह भी थी। अब आप उसको 3 प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी में इजाफा हो गया है, साइज में तो इजाफा नहीं हुआ है। तो ये जो धोखा देने की कोशिश है। दूसरा एक चीज़ और कही है कासिम रसूल साहब, उन्होंने कहा है कि ये वफ़ का जो है मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, यानी धर्म का मामला है ही नहीं है। तो ये झूठ नहीं है क्या? ये झूठ नहीं है क्या? आप बताइए ना, वक्फ क्या चीज़ होती है? वक्फ जो भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है वो अल्लाह के नाम से वक्फ करता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो प्रॉपर्टी किसके लिए वक्फ की जाती है? मस्जिद के लिए वक्फ की जाती है, कब्रिस्तान के लिए वक्फ की जाती है, ईदगाह के लिए वक्फ की जाती है, मदरसों के लिए वक्फ की जाती है, या खानखाहों के लिए वक्फ की जाती है, या चैरिटेबल पर्पज़ के लिए वक्फ की जाती है। और जो उसको ये कहना कि वो धार्मिक काम नहीं है, तो फिर क्या चीज़ है? दूसरी बात ये कि आप पिछले हलफनामे में 2 हिस्सों में बांट रहे थे कि वक्फ करना धार्मिक काम है, वक्फ को मैनेज करना धार्मिक काम नहीं है। तो पिछली बार तो आप आधी बात को तो धार्मिक मान रहे थे, अब आप पूरी बात को धार्मिक नहीं मान रहे हैं कि ये कह रहे हैं वक्फ का काम धार्मिक काम ही नहीं होता है। तीसरी बात मुझे बताइए कि हिंदू धर्म के जो इंडोमेंट्स हैं, सिखों के जो इंडोमेंट हैं, उन पे ये सब चीज़ें लागू क्यों नहीं होती है जो आप वक्फ पे लागू करने जा रहे हैं? तीसरी बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करना एक सेकुलर काम है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? भारत का संविधान का आर्टिकल 26 ये कहता है कि जो 25 में जो मजहबी आज़ादी दी गई है, आर्टिकल 26 में कहा है कि आप उस मजहबी आज़ादी को बाकी रखने के लिए अगर आप कोई इंस्टीट्यूशंस कायम करते हैं तो इंस्टीट्यूशन को मैनेज करना, उसको चलाना, ये भी उसी कम्युनिटी के लोगों का होगा। तो आप ये इसको आप सेकुलर काम कह के उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो बुनियादी तौर पे संविधान की जो बेसिक धाराएं हैं, फंडामेंटल राइट्स है, उसके साथ वायलेशन हो रहा है। मेजॉरिटी के पास करने से कानून सही हो जाता है क्या? इससे पहले जो है वो 3 फार्मूलास किसानों के बारे में पास किए गए थे, वो भी मेजॉरिटी ने पास किए थे, वो क्यों वापस लिए गए? तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई मेजॉरिटी गलत काम नहीं कर सकती है, माइनॉरिटी अच्छा काम नहीं कर सकती है। ये जो आपके वो हैं क्लासिफिकेशन है, ये गलत है कि पूरी अगर सपोज़ आपके पास अलाइज नहीं होते, पूरी आपकी मेजॉरिटी होती है, तब भी आपका किया हुआ काम सही होता है क्या? आपने बहुत सारे काम गलत किए, वापस लिए बाद में चीज़ों को। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहना कि पार्लियामेंट की मेजॉरिटी ने कानून पास किया है इसलिए सही कानून है, ये गलत बात है। नहीं, मुल्कगिर तहरीक तो हमने ऑलरेडी शुरू कर ली है। देखिए, यहाँ जो प्रोग्राम हुआ था जंतर मंतर पे या फिर तालकटोरा में, इसके अलावा अभी मैं आया हूँ, कल चेन्नई से आया हूँ, उससे पहले बम्बई में एक राउंड टेबल मीटिंग हुई, उससे पहले जमशेदपुर के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, उससे पहले मालेगांव में हुआ, उससे पहले परभनी में हुआ। तो ये लगातार चल रहा है। हमने एक 4 महीने का एक रोड मैप तैयार किया है जिसका कल्मिनेशन दिल्ली के अंदर होगा, रामलीला मैदान के ऊपर में। लेकिन उससे पहले कई प्रोग्राम हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, और ये पहला फेज़ है। हमने ये बात भी कही कि जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता उस वक्त तक ये तहरीक जारी रहेगी। तो क्या ये इसके अंदर हम ये समझें कि आगे आने वाले टाइम में अगर ये थोपा ही गया तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहेगी कि ये और रिजिड होगा? देखिए, ये थोपा गया है, अभी भी थोपा गया है ना। ये कानून वापस होगा, ये हमारा नहीं हुआ तो ये कानून वापस होगा। लोकतंत्र के अंदर कोई चीज़ हतमी नहीं होती है, बादशाहत नहीं है यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं है कि जो फैसला हो गया वो फैसला हो गया। लोकतंत्र है ना, आज है आप कल नहीं होंगे। क्या आप हमेशा परमानेंट रहने के लिए आएंगे यहाँ पे? आप नहीं पास करेंगे, अगली हुकूमत इसको ख़त्म करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कासिम रसूल इलियास आपको खुले तौर पर कह रहे हैं कि ये कानून हर हाल में वापस होगा और होकर रहेगा। आगे देखना होगा, बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अब ये मामला है जब कोर्ट में आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है, तो क्या वाकई कोर्ट कंसिडर करेगा और जो वफ़ को लेकर के ये सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया है उसको सरकार किस तरह से मानेगी, कैसे कंसीडर करेगी। आप लोग हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर नाउ।